दोस्तों स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं आज लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी का धाकड़ सीरीज। इसमें आपको जितने भी एग्जामिनेशन में उसमें रिपीटेटिव जो क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सबको इस लेक्चर के अंदर कवर किया गया है। और सबसे खास बात है कि ये मल्टीलिंगुअल है, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों में से किसी को भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा हो तो वीडियो के अधिक से अधिक तक शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो पे मुझे कम से कम 500 लाइक चाहिए। 500 लाइक होगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। और अपने फीडबैक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रहा, कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी गड़बड़ी लग रहा आपको, तो कमेंट करना, हम उसे क्लैरिफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके आप भी बैठ जाओ, ठीक है। पहला सवाल है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी संविधान सभा है उसने भारतीय संविधान को कब एडॉप्ट किया था, ठीक है, कब अपनाया था? तो ऑप्शन है आपका ए 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। देखिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो दो चीज आपको उसमें दो डेट याद रखने होते हैं। एक आपको 26 नवंबर 1949 याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। इसमें हमने प्रियम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गया, इंटरिम पार्लियामेंट जो था, इमरजेंसी, इस सब जो प्रपोजल है उसको उसी टाइम हमने स्वीकार कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रपोजल हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, ठीक है। तो अडॉप्ट हमने कर लिया था, अपना लिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में, लेकिन हमने उसे इनैक्ट, ठीक है, इनैक्ट मतलब लागू कब से किया, तो हमने लागू किया 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी वाज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर 26 जनवरी को ही संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में क्यों चुना गया? तो आपके ऑप्शन है 4 ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड इट एज एन इंडिपेंडेंस डे इन 1930। आपको पता होगा दिसंबर 1929, मतलब दिसंबर 1929 में आपका लाहौर सेशन हुआ था। कौन सा सेशन हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था, जहां पे हम लोगों ने डिमांड किया था, मतलब नेहरू जी थे, उन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज की। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज का डिमांड कब किया गया था, तो दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। उसी टाइम ये डिसाइड किया गया कि हम लोग 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 मतलब अगले साल हम मनाएंगे अपने आजादी के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इससे रिलेटेड डाटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, गवर्नर जनरल या फिर इंडियन पार्लियामेंट, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बहुत ही सिंपल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे एडॉप्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम लोग संविधान दिवस, भारत का संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 अक्टूबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 15 अगस्त को? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था ना। तो 26 नवंबर को हम भारतीय का संविधान दिवस मनाते हैं। याद रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा, चलिए कुछ और आपको थोड़ा सा इसमें डाटा दे रहा हूं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव क्वेश्चन आते रहते हैं। 3 डेट, एक तो आपने 26 नवंबर याद रख लेना, संविधान दिवस मनाते हैं। उसके बाद एक ये याद रखना है आपको, 22 जुलाई 1947, ठीक है, एक ये डेट याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है
24 जनवरी 1950। उसके बाद आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया था, हमने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग। हमारा जो तिरंगा है उसे हमने अडॉप्ट किया था कब, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 किस लिए फेमस है, क्योंकि इस दिन जन गण मन को हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है, याद रखना 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद आपका 26 जनवरी 1950 क्यों फेमस है, क्योंकि इस दिन हमने नेशनल बोल रहे, जो स्टेट एम्बलम था हमारा अशोक पिलर, एम्बलम जो था हमारा अशोक पिलर, ठीक है, अशोक पिलर को हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 1947 मतलब आजादी से जस्ट पहले 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगे को अडॉप्ट कर लिया। फिर 24 जनवरी मतलब 26 जनवरी से जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट कर लिया जनगण मन, और 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट कर लिया स्टेट एम्बलम अशोकन पिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो था उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और राजगोपालाचारी, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कौन कब थे, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, एक बार दूसरे बार इनका पूछता है, तो इनका याद रख लेना 1948 में थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया जो गांधीयन कैंडिडेट थे, पहले आपने देखा होगा त्रिपुरा हरिपुर सेशन जब हुआ था तो बोस के साथ जब डिसएग्रीमेंट हुआ था तो पट्टाभी सीतारमैया ही तो गांधी के कैंडिडेट थे ना, तो फिर इन्हें 1948 मतलब 1948 के टाइम इन्हें बना दिया गया प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे आजादी के टाइम तो याद रखना JB कृपलानी, और उसके जस्ट बाद मतलब 1948 के टाइम तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, सबसे ऊपर कौन है भैया। तो सबसे ऊपर बच्चा जानता है कौन है, ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा शान आन बान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट मत मार देना गलती से, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है, ठीक है। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन USA, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ, द गवर्नेंस ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म, द PM ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय पीपल, ठीक है। तो 7 का आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन USA में फेडरल सिस्टम है, तो ठीक है, USA में फेडरल सिस्टम है, इंडिया में तो फेडरल विथ यूनिटरी टिल्ट है ना, आपको पता ही होगा। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे, USA में। आपको USA में पता है 50 स्टेट है, एग्जाम में कहीं कोई पूछते हैं कि USA में कितने राज्य, 50 स्टेट है, ठीक है, 50 स्टेट है। इंडिया तो आपको पता है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है ना, तो यूनियन ऑफ स्टेट, जहां भी आपको यूनियन ऑफ स्टेट दिख जाए तो आपको मार देना है इंडिया, ठीक है। फेडरल दिख गया तो आपको USA मार देना है आंख बंद करके। अब देखिए कुछ प्रोविजन है जो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज कहां से लिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मेजर ऑफ द चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। बोला जाता है कि 70 से 75% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अब क्या क्या लिया था, इमरजेंसी प्रोविजन लिया था, गवर्नर का ऑफिस लिया था, जुडिशियरी लिया था, फेडरलिज्म लिया था, PSC लिया था, सब हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब बाकी चीज पूछते हैं, ठीक है। ब्रिटिश से क्या क्या लिया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है कि ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया था, रूल ऑफ लॉ लिया था, रिट्स लिया था, बाइकैमरलिज्म लिया था और सिंगल सिटीजनशिप, ये सब चीज हमने ब्रिटिश से लिया था। USA से क्या लिया था, फंडामेंटल राइट लिया था, इंपीचमेंट लिया था, जुडिशियरी लिया था, जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट होगा वो किससे लिया था, हमने USA से लिया था। फिर जुडिशियल रिव्यू लिया था, फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो हमने USA से लिया था। कनाडा से हमने क्या बोला था कि जो हम लोग का फेडरेशन होगा उसमें सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो ज्यादा पावरफुल होगा, वो चीज हमने कनाडा से लिया।
और यूनियन और स्टेट के बीच जो रिलेशन होगा वो भी हमने कनाडा से लिया था, ठीक है, इतना याद रखना आप। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कंकरेंट लिस्ट लिया, फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट ओवर अ विल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विल बी देयर, और ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से हमने क्या लिया, बार बार लाखों करोड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो मेथड होगा वो हमने लिया आयरलैंड से। जर्मनी, जिसे हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वहां से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, की इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापने हैं कि ऐसे कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होते हैं। क्वेश्चन उसके बाद है फ्रांस से हमने क्या लिया, तो फ्रांस से इक्वालिटी लिया हमने, फ्रेटर्निटी लिया, लिबर्टी लिया और रिपब्लिक हमने लिया फ्रांस से। फिर यूएसएसआर से हमने क्या लिया, रशिया से क्या लिया, तो रशिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज लिया और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रिएम्बल लिया हमने। फिर साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने, तो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का कैसे इलेक्शन होगा वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे करेंगे, वो भी हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। जापान से हमने क्या लिखा है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। 2 चीज होता है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, तो पहले हम फॉलो करते थे, 2 चीज होता है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब जो जो लॉ में बोला गया आपको वो फॉलो करना है और निकलते बढ़ना है, ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस मतलब आपको देखना है कि वो लॉ सही से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेनका गांधी का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमें दोनों पहलू ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस नियम कानून से फॉलो करते गए और सजा दे दिए उसको, यह भी देखना है कि उस पर जो नियम कानून हम लगा रहे हैं क्या सच में वो नियम कानून सही है भी या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, तो भारत का संविधान क्या होता है, 300 आर्टिकल है, 350 आर्टिकल है, मोर देन 400 आर्टिकल है और या फिर 500 आर्टिकल आपको बताना है। तो ये देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना आप कहीं पे। जब हम लोग का संविधान बना था शुरू में तो कितना था हमारा, 22 पार्ट्स थे उसमें, ठीक है, 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल थे उसमें, ठीक है, 395 आर्टिकल हो गया और 8 शेड्यूल था हमारा, ठीक है। 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। अगर अभी देखो आप करंट में देखोगे तो अभी हमारा पार्ट कितना हो गया है, 25 हो गया है। आर्टिकल तो हमेशा चेंज होता है क्योंकि जब भी अमेंडमेंट होता है ना वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल कितना हो गया हमारा, तो आर्टिकल हो गया हमारा लगभग 467। ये आपको अलग अलग जगह 1-2 आगे पीछे भी दिखेगा क्योंकि अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो आर्टिकल आपका 395 से 467 आ गया और शेड्यूल पहले 8 था, अब कितना हो गया 12 शेड्यूल। ये लिख लेना पूरा कहीं पे, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल है, ठीक है, आर्टिकल कितने अनुच्छेद शामिल है, तो 8वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, मोर देन 400 आर्टिकल। अगर यहां पे ऑप्शन 395 आर्टिकल रहता तो आप उसके साथ भी जा सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पे ऑप्शन 395 नहीं है और लिखा हुआ है मोर देन 400 आर्टिकल, तो आप जा सकते हैं क्योंकि अभी 467 के आसपास आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, भारतीय संविधान वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देख लेना इसे उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इसमें दिया नहीं मैं बढ़ा देता हूं इसको, ठीक है। 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है, तो आपको तीनों में बताना है कि इसमें कौन कौन से क्या क्या होंगे, ठीक है। तो देखो यूनियन लिस्ट होता है ना, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यूनियन लिस्ट में, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो, हाँ, यूनियन लिस्ट में पहले आप देखोगे ना, मैं पहले और बाद की बता रहा हूं, पहले कितना सब्जेक्ट थे, सब लिस्ट में अलग दिया हुआ कि यूनियन में यूनियन वाला कानून बनाएगा, स्टेट में स्टेट वाला कानून बनाएगा, ठीक है। कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है उसे सुप्रीम माना जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें रहती है। तो यूनियन में कितने लिस्ट थे, 97 सब्जेक्ट थे पहले, ठीक है, और स्टेट में कितने सब्जेक्ट थे पहले, 66, और कंकरेंट में कितने सब्जेक्ट थे, 47, ठीक है। अभी देखोगे तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है, और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, 61 सब्जेक्ट हैं गए, और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हो गए, तो 52 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। 1-2 इधर हो सकता है, अगर हाल फिलहाल में कुछ अमेंडमेंट होगा तो इसमें चेंजेस आ सकती है, ठीक है, लेकिन अभी तक का जो रिसेंट डाटा था वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो पहले यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट था, अभी 100 हो गया,
स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अभी 61 हो गया, और कंकरेंट लिस्ट में आपका 47 था, अभी 52 हो गया है। ठीक है, और इसके साथ ही एक चीज और याद रखना कि जब हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया था तो उस टाइम हमने क्या किया था, कंकरेंट 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिन्हें हमने स्टेट लिस्ट से हटा के कहां डाल दिया था, कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ये सब्जेक्ट थे। कब आया था 42nd, 1976। ठीक है, ये याद रखना। 42nd जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में, उस टाइम 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो पहले थे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल, फॉरेस्ट था। दूसरा एजुकेशन हो गया। तीसरा हो गया आपका वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ और एनिमल हो गया। चौथा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटेड, और 5वां था वेट एंड मेजर मतलब नापने उपने वाला जो। ठीक है, तो इन सब 5 सब्जेक्टों को आपको क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें दोनों को मिलकर कानून बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ठोकते रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक बच्चे कम से कम 8-10 लोगों के साथ शेयर करो यार, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो जस्ट मैंने पहले आपको बता दिया, अब आंख बंद करके आप बता सकते हो कौन कौन कंकरेंट लिस्ट में है। तो 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन हमारा क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो आप देख रहे हो, पुलिस देख रहे हो, डिफेंस देख रहे हो, तो सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एजुकेशन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, जो 10वां शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जुडिशियल रिव्यू, एंटी डिफेक्शन लॉ, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एंड एससी एरिया। ठीक है, तो ये तो आपको बच्चे को पता होगा। शेड्यूल वाला मैंने मतलब पहले तो बताया था, नहीं बताया होगा तो देख लो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है कि अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ये सब हुआ था आया राम गया राम के चलते, क्योंकि बोला जाता है कि 1-2 दिन के अंदर 2 से 3 पार्टी उसने चेंज कर लिया था। ठीक है, इसलिए ये नियम कानून हुआ था। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें एक क्राइटेरिया है 2/3, 2/3, जिसका आज लोग यूज करते हैं कि अगर 2/3 मेंबर उस पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में चल जाते हैं तो उन पे वो एंटी डिफेक्शन वाला जो चीज है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो 2/3 वाला आप देख लेना वो चीज। ठीक है, चलो अच्छा, शेड्यूल की बात हो गई तो शेड्यूल में स्पीड में बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो पहला शेड्यूल था जिसमें हमें बताया गया नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम बताया गया है। दूसरा शेड्यूल में हमें बताया गया है कि इमोल्यूमेंट्स क्या होगा, अलावेंस क्या होगा, प्रिविलेज क्या होगा, किसका किसका, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर का, डेप्यूटी स्पीकर का, इन सब के बारे में हमें बताया गया है। उसके बाद तीसरा में आपको बताया गया ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, शपथ ग्रहण वाला। चौथा में आपको बताया गया है कि राज्यसभा में कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को किस हिसाब से सीट मिलेंगे वो बताया गया है। 5वां में आपको बताया गया है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज का कैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसकी देखरेख कैसे की जाएगी। 6ठा शेड्यूल में आपको बताया गया है, ये याद रखना, 6ठा शेड्यूल में यही चीज बताया गया है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज कहां कहां का, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। याद रखना मणिपुर नहीं है। ठीक है, असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, और फिर 7वां शेड्यूल आ गया। 7वां शेड्यूल मैंने आपको बताया कि जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में कितना आएंगे, यूनियन लिस्ट में कितना आएंगे और आपका कंकरेंट लिस्ट में क्या आएंगे, तो ये सब आपको बताए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 8वां शेड्यूल तो आपको पता है लैंग्वेज रिलेटेड है। 9वां शेड्यूल आपका है, आपको पता ही होगा, कुछ भी उल्टा सीधा है तो डाल दो 9वां शेड्यूल में, तो आपको पता ही है, अलग अलग नियम कानून उसमें पड़े हैं, लैंड वाले नियम कानून बहुत सारे उसमें धड़े पड़े हैं। ठीक है, फिर 10वां शेड्यूल अभी हमने पढ़ लिया, एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर 11वां शेड्यूल जो है ना, 11, ठीक है, पीएम याद रखना, 11वां शेड्यूल जो हमारा है और वो है
पंचायती राज रिलेटेड P, और 12वां जो है वो म्युनिसिपैलिटी रिलेटेड, ठीक है। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब का? 1992, 1992। और म्युनिसिपैलिटी वाला जो है वो आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका शेड्यूल खलास। चलिए, सेशन तगड़ा लग रहा हो तो ठोक के लाइट करो यार। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका, लैंड रिफॉर्म कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ। जो लैंड रिफॉर्म है वो किसके अंदर आता है, ठीक है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जमीन की लड़ाई तो स्टेट की ही चलती है ना, ठीक है। तो और शेड्यूल 9 में इसको डाला गया था, लैंड रिफॉर्म आपका हुआ था, याद है, नेहरू जी के टाइम में। तो इसको डाल दिया गया था उठा के शेड्यूल 9 में, ठीक है। जिस चीज में आप चाहते हैं कि जुडिशियरी टच ना करे, शेड्यूल 9 में उठा के डाल दो। लेकिन अब जुडिशियरी उसमें भी घुस सकती है, ठीक है। तो चलो, अब शेड्यूल 9 में हो गया। और कब डाला गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। ये सब याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो प्रीएम्बल वाला तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। प्रीएम्बल कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहां तक भी याद रखा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाकी भी अभी याद रख लेना कि इक्वालिटी, ये सब, ठीक है, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। चलिए, आपने प्रीएम्बल बता दिया, आप बताओ भैया सोशलिस्ट कब ऐड हुआ था? तो देखो 15 में ना आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976, जहां भी पढ़ो लिख दो बगल में, रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ था? सोशलिस्ट, 3 चीज ऐड हुए थे भैया, ठीक है। कौन कौन? सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, ठीक है। दूसरा सेक्युलर, सेक्युलर मतलब आपको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा हुआ था इंटीग्रिटी, ठीक है। 2 चीज तो याद रहता है आपको, तीसरा भूल जाते हो, इसलिए याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ऐड हुआ था सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो 15 का आपका हो गया आंसर ए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। इंडिया हैज पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगन विथ। मैंने आपको बताया था वी द पीपल ऑफ इंडिया। बस भारत के पास लोगों की संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस सबसे शुरू होती है? तो यहीं शुरू होती है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।